यहां पर हमने एक प्लेट लिया, एक प्लेट में क्या है भाई, N15। N15 एक हैवी नाइट्रोजन है, क्या है, हैवी नाइट्रोजन। और आपके पास मान लो एक N14 है। अगर दोनों को एक ऐसा टेस्ट ट्यूब है, इसमें अगर आप सेंट्रीफ्यूज कराओगे तो जो भारी चीज है वो नीचे आएगा। तो नीचे क्या है, मान लो N15 भारी है, और ये ऊपर क्या आ जाएगा, N14। ध्यान से सुनना, भारी नीचे, हल्का उससे ऊपर। वही चीज यहां पर होगा। यहां हम एक बैक्टीरिया को अगर ग्रो करा रहे हैं, एक बैक्टीरिया इकोलाई, तो उसको ना बहुत टाइम तक ग्रो कराएंगे। तब तक ग्रो कराएंगे जब तक उसका जो दोनों स्ट्रैंड है ना, ये एक स्ट्रैंड और ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड, दोनों के दोनों क्या ना हो जाए, N15 वाली। कैसा, N15। मतलब इसके पास दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, N15। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है इसको कितने जनरेशन तक भी कराओ, कोई भी मटेरियल दे आपको, है ना। अगर नॉर्मल कुछ भी नहीं बोल रहा, ऐसे बोल रहा है कि इसको ऐसे जनरेशन टू जनरेशन कराओ, और थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन में क्या आता है आउटपुट, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल में ही कराना है। अगर उसमें हैवी कराओ करके बोलेगा ना, तो नाम दिया रहेगा स्पष्ट, इसको हैवी नाइट्रोजन से कराओ करके, ठीक है। तो जैसे मैं बोला, इसके पास फर्स्ट जनरेशन में क्या है, हैवी नाइट्रोजन, क्या है, हैवी नाइट्रोजन। अब मैं इसके सेकंड जनरेशन को, मतलब यहां पर 20 मिनट बाद, इकोलाई 20 मिनट में करता है कॉपी, तो अभी एक सेल है, तो 20 मिनट बाद यहां पर कितने सेल हो जाएंगे, आफ्टर 20 मिनट कितने सेल हो जाएंगे, यहां पर एक इकोलाई है तो 2 सेल, 2 कॉपी नहीं हो जाएगा। 20 मिनट में क्या करता है, अपनी कॉपी करता है। तो अभी क्या है, नॉर्मल में एक सेल है, 20 मिनट बाद कितने सेल हो जाएंगे यहां पर, ये 2 सेल, 2 सेल। मतलब आपके पास ऐसे डीएनए के 2 कंटेंट आ जाएंगे, है ना। तो वैसे ही क्या होगा, अभी ये किसमें है, N15 में। अब इसको हमने उठा के N15 वाले को क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया को डाल के इसमें N14 वाले में डाले। किसमें डालना, N14। ध्यान से सुनना, अभी N15 में था एक बैक्टीरिया, केवल एक उठाए हैं यहां से, कितना उठाए हैं, एक। इसको यहां पर डाल दें किसमें, N14 में। यहां आने के बाद जब ये रेप्लिकेशन करता है, इसका डीएनए पहले कैसा है, N15 वाला। यहां पर अगर रेप्लिकेशन करता है तो रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग। तो यहां अलग कर दो भाई इसे, एक स्ट्रैंड N15, दूसरा स्ट्रैंड N15, दोनों अलग। ये कैसा मटेरियल है यहां पर, N14 हल्का वाला, है ना। तो यहां पर अगर दूसरा स्ट्रैंड बनेगा तो कैसा बनेगा, हल्का। क्यों बन रहा है हल्का, क्योंकि यहां पर हैवी है, क्या क्या है, केवल हल्का। तो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा तो कैसा बनेगा, हल्का वाला। तो इसको लिख लो N14, N14। ये हो गया सेकंड जनरेशन। अब मान लो यहां पर और इसका रेप्लिकेशन कराना हो, और अगर पूछ दिए कि हमने और कराया, इसी से कराया N14 से, है ना, N14 में ही इसको कराने के लिए छोड़ दिए। ये थर्ड जनरेशन देख रहे हैं, अभी क्या है, N14 में ही है ये वाला आउटपुट। इसको हम दोबारा से और रिपीट कर रहे हैं, इसको इसी में ही ग्रो करा रहे हैं। अब 2 सेल है, 20 मिनट बाद कितने सेल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 4 सेल होंगे ना। जैसे यहां पर देखो, ये 20 मिनट के बाद कितने सेल है, 2 सेल। फिर इसको मैं ग्रो करा रहा हूं इसी में, इसमें, इसी में। फिर 20 मिनट बाद कितने सेल हो जाएंगे यहां पर, तो यहां पर जैसे 4 बैक्टीरिया नहीं दिखेंगे आपको, दिखेगा। तो इसके पास डीएनए का कंटेंट भी ऐसे नहीं हो जाएगा, यहां पर 2 था तो 4 स्ट्रैंड, यहां 4 है तो कितने स्ट्रैंड, 8 स्ट्रैंड। वही चीज इधर कर देते हैं, ये 4 स्ट्रैंड है, इसी का रेप्लिकेशन करा दो, तो रेप्लिकेशन में स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग, अलग अलग कर दो भाई। इधर एक है N14, दूसरा है N15, N14, है ना, ये ऐसे चारों अलग कर दिया। ये लो, चारों स्ट्रैंड अलग। आपने किसमें रखा है इसको, N14 में। तो यहां पर जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, N14। तो पहले लिख लेते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है ये 15, N14, N14, और ये है N15। तो अब हम स्ट्रैंड बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, N14 वाला। इसको N15 में रखें क्या, N14 ना। तो स्ट्रैंड बनेगा तो कैसे बनेगा, देख, N14, 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 नहीं बनेगा ऐसा, N14,
N14 N14 N14। इसके बाद और एक पीढ़ी बोल दिया, चल भाई और करा देते हैं, चल ये ले। इसके बाद सब स्टैंड को और अलग अलग कर दो, ठीक है। तो जितने भी हैं इसको सबका अलग अलग करोगे तो एक हरा है N15 वाला, N15, दूसरा क्या है N14, इधर N14 N14, इधर से निकाल लो N14 N14, एक यहां पर क्या आ गया N15 और नीचे क्या है N14। अब देखो इन सब का अगर रेप्लिकेशन कराओगे सब में डबल डबल डिस्टेंट आ जाएंगे, क्योंकि अब आपने फिर से कराया है इसको N14 वाले में। सबके पास ऐसे लिख लो भाई, ऐसा N14 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 N14, ये लो सबके पास डबल डबल। अब मान लो इस जनरेशन में आपको पूछ दिया कि इसको 4 जनरेशन के बाद आपको हाइब्रिड कितने परसेंट प्राप्त हुए। क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं, एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, ये कौन सा है चौथा जनरेशन। तो हाइब्रिड कितने परसेंट दिख रहे हैं, तो आपको यहां पर देख के बताना है हाइब्रिड कितने हैं। यहां पर 1 और ये 2, टोटल कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको कैसे लिखोगे 2/8। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे इसका, कितना आएगा, कितना 25%। चलो 25% हाइब्रिड। और हैवी वाले कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 0 दिखाई दे रहे हैं क्या, 0। अब आप नॉर्मल परसेंट बताइए, नॉर्मल के कितना परसेंट, 75%, है ना। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता। समझ गए, नहीं समझी साक्षी? सिंपल इसको ऐसे ये ध्यान में बस रखना है आपको, किसमें ग्रो करा रहे हैं और एप्लीकेशन में स्टैंड अलग होते हैं बस। उसके बाद आप इसको आसानी से बना लोगे। कोई भी क्वेश्चन दे दे, कितना लंबा, 5 जनरेशन दे, 10 जनरेशन दे, कितना भी दे दे, है ना, सब बना सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 जनरेशन देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। यहां पर वही चीज लिखी गई है आपके ना, जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखा गया है। उसमें क्या सवाल दिया गया है कि हमारे पास एक हाइब्रिड है, कहां है, नाम से ध्यान से सुनना है ना, नाम से समझना कि हमारे पास एक हाइब्रिड है बोला है, मतलब जाहिर सी बात उसके पास कैसा डीएनए स्ट्रैंड है, एक कैसा वाला हल्का वाला और एक भारी वाला। इसको बोलते हैं अपन हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड। अब इसको बोल रहे हैं कि इसको हम N14 मीडियम में उगाए हैं पहले, मतलब ग्रो कराए हैं। तो यहां पर N14 है, मतलब N14 कैसे रंग का है, हरा रंग का। तो N14 में जब उगाते हैं तो दोनों स्टैंड को अलग कर दो, एक हरा और एक लाल अलग कर दिए। और N14 में उगाए हैं, मतलब जो दूसरा स्टैंड बनेगा कैसा बनेगा, हरा रंग वाला N14। तो यहां पर अगर आपको परसेंटेज पूछे कि सेकंड जनरेशन में परसेंटेज क्या आया, हाइब्रिड का परसेंटेज क्या है, यहां पर हैवी का परसेंटेज, हैवी नहीं है वो, लाइट है ना, हाँ, हैवी का परसेंटेज 0, लाइट का परसेंटेज 50, ठीक है। यहां पर आपको ऐसे ही बताना है अगर फर्स्ट जनरेशन पूछ दिया तो। अब मान लो इसी को ले जाते हैं यहां पर कि हमने इसको सेकंड जनरेशन को 15N मतलब यहां पर ग्रो कराया हैवी नाइट्रोजन में, तो फिर इसका क्या परसेंटेज निकलता है यहां के हिसाब से, लाइट कितना, हैवी कितना, हाइब्रिड कितना, बताओ। हैवी कितना बना, 25, और लाइट, समझ रहे हो। क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, मान लो जनरेशन टू जनरेशन रेप्लिकेशन में जो मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। केवल आपको ध्यान में रखना है कि क्या पूछा गया है। अगर उसने ये बोला कि हमने इसको 3 जनरेशन तक ग्रो कराया और ई कोलाई का आप फिर हैवी नाइट्रोजन या फिर ना हाइब्रिड का या फिर हैवी का परसेंटेज बताओ करके, ठीक है। मतलब वहां पर क्या बोल दिया सीधा कि आप 3 जनरेशन तक का बताओ,
लेकिन ये नहीं बोला कि हम वहां पर इसको N15 में कर रहे हैं कि N14 में, तो आपको फिर डाउट आएगा हम किस में ऐसे करेंगे करके। तो वहां पर बात होती है डायरेक्ट N14 की, नॉर्मल में ही करा रहे हैं ऐसा, कभी भी ये नहीं है कि हैवी का, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं बता रहा है तब तक, अगर उसको बोलना होगा हैवी में कराना है तो ये लिखना पड़ेगा उसको, हैवी नाइट्रोजन। अगर वो नहीं लिखा है मतलब किस में हो रहा है, N14 नॉर्मल में, ठीक है। कोई समस्या इसमें? अब देखो यहां पर क्वेश्चन लिखा है, इसके हिसाब से बना के देखो, इसको देखे हो क्या, एनसीईआरटी में है ये चीज ना। इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट इन हाइब्रिड डेंसिटीज डीएनए मॉलिक्यूल, क्या परसेंटेज आएगा। देखो 80 मिनट तक ग्रो कराए हैं, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ले चल 80 मिनट में बता। तीन जनरेशन होगा, 80 मिनट मतलब कितना जनरेशन, 3। देखो तो 20 मिनट एक में, 20 मिनट दूसरे में, 20 मिनट तीसरे में, और ये चौथा 20 मिनट, तो टोटल कितने जनरेशन हो गए, 1 2 3 4। अब यहां पर आपको बताना है कि कितना परसेंट लाइट और कितना परसेंट हाइब्रिड। तो वहां पर कहीं पर तो बोला नहीं है कि हाइब्रिड को करा रहे हैं या फिर और किसी चीज को करा रहे हैं करके, कुछ बोला है क्या वहां पर, है ना। तो नॉर्मल ई कोलाई को आप करा रहे हो वहां पर, ठीक है। इससे 2-3 क्वेश्चन इसी से ही बनेंगे, ये सवाल आपके एनसीईआरटी में है, इसी से ही मिलाकर ही बनते हैं क्वेश्चन। तो 80 के हिसाब से आप यहां पर कुछ भी डाल दो। मान लो यहां पर हमने किससे कराया, N15 से कराया, यहां N14 से करा दिए, उसके बाद फिर यहां पर N15 से करा दिए। अब बताइए ई कोलाई में क्या होगा। ई कोलाई में हैवी और ये क्या है, लाइट और हाइब्रिड का परसेंटेज निकालिए ऐसे के हिसाब से। यहां पर ऐसे बना सकते हो, ये जो दिया है इसके हिसाब से बना सकते हो कि नहीं, सही से बताओ, बना सकते हो। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन ना आज ना हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि आखिर डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भाग लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एंजाइम्स देखना है, क्योंकि जब ना डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ोगे तो वो तुरंत ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसको आपको बताना पड़ेगा कौन सा एंजाइम कहां पर क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको एंजाइम जानना है, क्योंकि उसका फंक्शन जब आप जान लोगे तो आप डीएनए का रेप्लिकेशन तुरंत समझ जाओगे कि कौन वहां पर क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम कहां पर क्या काम कर रहा है, ठीक है। चलो लिखने में हालत खराब हो जाएगा क्या, बहुत आईएमपी पॉइंट्स हैं। देखो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, तो आपकी एनसीईआरटी में ना ये दिया गया है कि रेप्लिकेशन रेट जो होता है वो 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं बैक्टीरिया में, ई कोलाई में। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड्स, समझ रहे हो। ये डीएनए है, डीएनए को जोड़ता है ऐसे, तो 1 सेकेंड में 2000 जुड़ जाते हैं, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेन जो बनेगा वैसे 2000 न्यूक्लियोटाइड्स 1 सेकेंड में बन रहे हैं, मतलब बहुत फास्ट हो रहा है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें ये बोला है कि 18 मिनट में रेप्लिकेशन होता है। कितने मिनट में, 18 मिनट। माइन्यूट हो गया क्या, चलो 18 मिनट में रेप्लिकेशन होता है, ध्यान से सुनना। अब इसमें 2000 न्यूक्लियोटाइड्स दिया तो बहुत ज्यादा दिया, आपके एनसीईआरटी में दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो गलत है, ठीक है। 18 मिनट में इतना नहीं होता। एक्चुअल जो आप नेट में निकाल के देखोगे या फिर आप कहीं और हायर बुक में पढ़ोगे तो स्पष्ट दिया है 18 मिनट है। तो इसके हिसाब से ना 1000 लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स बस है जो पर सेकेंड जुड़ते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड, 1000। लेकिन आपके एनसीईआरटी में दी गई है बात, तो आप इसको टाल नहीं सकते। और एक्चुअल अगर ऐसा बोले तो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स 18 मिनट के हिसाब से पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी में रहना है तो आप ये लिख सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, वो एक्चुअल डाटा है, जहां भी नेट में भी सर्च करके निकालोगे वही डाटा आएगा। लेकिन अगर आपको नीट में मान लो क्वेश्चन देता है कि बैक्टीरिया में, ई कोलाई में कितने न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ज्वाइन होते हैं, तो आपको क्या लिखना है, 2000, है ना। गलत है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है।
चलो, एरर रेट का मतलब होता है गलती, कितनी गलतियां होती है, एरर रेट, है ना। तो ये है 10 का घात 10 में से 1 में गलती होती है ना। अब इतने सारे न्यूक्लियोटाइड में से केवल 1 में ही गलती हो रही है, ज्यादा में नहीं हो रही, 1 में मान लो। ये आपको याद नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी में डाटा नहीं दिया गया, एक्स्ट्रा है। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, कि कौन से दिशा में रेप्लिकेशन होता है। दिशा का मतलब क्या, कोई दिशा नाम की नहीं है ना, ध्यान से सुनो। ये डीएनए का स्ट्रैंड है कि नहीं है। मानो इसके पास एक स्ट्रैंड में 5 प्राइम रहता है मालूम, एक में 3 प्राइम रहता है, इसके अपोजिट वाले में कैसा रहता है, इधर 3 प्राइम 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, तो यहां पर इसको हम अलग बना दिए। चलो इसको अलग कैसे बनाऊं भाई, चल यहां पर बना रहे हैं। एक यहां पर ला दिए, एक है 5 प्राइम और एक है 3 प्राइम। दूसरा स्ट्रैंड यहां पर ला दिए, चलो एक है 5 प्राइम और एक है 3 प्राइम, दोनों को यहां पर ला दिए, है ना। अब ध्यान से सुनना, डायरेक्शन क्या लिखा है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेप्लिकेशन होता, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ेंगे तो कौन सी दिशा में जुड़ेंगे, 5 से 3 की दिशा में। तो कैसे जुड़ेगा, यहां पर देख के बता सकते हो कहां से कहां जुड़ेगा, शुरुआत किधर से होगी, इसमें कहां से कहां होगी बता सकते हो, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। आपको इसके अनुसार से यही लग रहा है कि यहां से यहां जाएगा और यहां पर यहां से यहां आएगा, लेकिन ध्यान से सुनो, रेप्लिकेशन का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ना, ताकि वो डीएनए की कॉपी हो सके, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, देखो यहां से अगर मैं न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा हूं, कहां से, यहां से, तो न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़े 1 2 3। अब इसका तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, इधर क्या आ जाएगा, 3 प्राइम, नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो ये तो ऐसा जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। देखो ये एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड यहां पर पड़ा हुआ है, चलो ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब यहां पर बोला गया है कि डीएनए का डायरेक्शन कैसा चलता है, 5 से 3 प्राइम की ओर, है ना। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जैसा दिया है वैसा चल रहा है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड जो आएंगे वो ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे का मतलब देखो ये 5 प्राइम है, इसके अपोजिट में क्या रहता है, 3 प्राइम, 5 रहता है, इधर 3 प्राइम रहता है ना। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को यहां से जोड़ना चालू करूं, यहां एक जुड़ा दूसरा जुड़ा, तो हम कैसे जा रहे हैं, 3 से 5 की ओर। तो यहां पर रेप्लिकेशन में ऐसा होता है क्या, 3 से 5, मतलब यहां पर रेप्लिकेशन किधर से स्टार्ट होगा, इधर से नहीं होगा, जहां 3 रहता है उधर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ऐसे। तो यहां पर इसको आप ऐसे 5 बना दीजिए, इधर से रेप्लिकेशन चालू कीजिए, तब ये 5 to 3 जा रहा है कि नहीं जा रहा, अब यहां पर कैसे चालू होगा बता सकते हो, यहां से, किधर से, इधर से जाएगा क्या, इधर से, हाँ। इसको 5 प्राइम करो, इसके बाद ये स्ट्रैंड बन गया इधर से 3 प्राइम। डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं, ऐसा देखो, ये देख के आपको लगेगा जरूर कि जो स्ट्रैंड है उसके हिसाब से आपको चलना है, लेकिन यहां पर रेप्लिकेशन में आप स्ट्रैंड की कॉपी बना रहे हो, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे वो किस दिशा से जुड़ रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। तो वो कैसे जुड़ रहे हैं, 5 to 3, समझ रहे हैं ना। चलो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं, उसका नाम आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सबसे मेन एंजाइम है ये डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे, मर का मतलब मर जा, बहुत सारे यूनिट्स, है ना, बहुत सारे यूनिट्स। तो देखो डीएनए पॉलीमरेज जो नाम है वो उसी के हिसाब से दिया गया है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, एक पॉलीमर बनाता है, क्या बनाता है, पॉलीमर। तो ये पॉलीमर किसका बना रहा है, डीएनए का, तो इस कारण से इसको हम क्या नाम दे देते हैं,
डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। सिंपल। अब ध्यान दो, एक्चुअल में यही एंजाइम है जो डीएनए का सिंथेसिस करता है। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है ना, उसको जोड़ने का काम यही करता है। इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा है क्या? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो आपके एनसीईआरटी में केवल ये दिया है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वही एक्चुअल एंजाइम है करके। लेकिन ये कितने प्रकार के हैं आपके पास? दो प्रकार के, एक है डीएनए डिपेंडेंट, दूसरा क्या है? आरएनए डिपेंडेंट। मतलब नाम से समझो, नाम क्या बोल रहा है कि ये जो एंजाइम है वो किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पर। मतलब यहां पर डीएनए से डीएनए बनेगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है? डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज है तो क्या बनाएगा? डीएनए। मान लो आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा हूं तो क्या बनाएगा वो? आरएनए। अगर डीएनए पॉलीमरेज बोल रहा हूं तो डीएनए। तो यहां पर क्या है कि डीएनए डिपेंडेंट, मतलब डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है वो डीएनए बनाने के लिए। ठीक है, यहां क्या लिखा है? आरएनए डिपेंडेंट। तो ये आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है क्या बनाने के लिए? डीएनए बनाने के लिए। अब आरएनए से डीएनए किस में बनता है मालूम है ना? किस में बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वायरसेस में होता है ना। तो ये आप इसके बारे में वायरसेस में पढ़ोगे, आपके एनसीईआरटी में केवल ये दिया है डीएनए डिपेंडेंट। तो समझ में आ गया ना डीएनए डिपेंडेंट मतलब? क्लियर? ये क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज है। नॉर्मल ऐसे बोलने के लिए इसको बोल देते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज, बस। ठीक है, ये नया स्ट्रैंड बनाता है ऑन अ डीएनए टेम्पलेट। मतलब डीएनए का सहारा लेकर, जैसे यहां बना रहे हैं ना, ये डीएनए है, इसी स्ट्रैंड का सहारा लेकर हम ये बना रहे हैं। यहां पर मान लो एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है। तो जो न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ेंगे वो कैसा जुड़ेगा? ए के नीचे टी, जी के नीचे टी के नीचे सी के नीचे, तो ऐसे जोड़ते हुए जाता है। तो ये काम कौन रहा है? इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पॉलीमरेज। ये एंजाइम पॉलीमर बना रहे हैं ना, ये एंजाइम काम कर रहा है। क्लियर? अब देखो, आरएनए डिपेंडेंट क्या करता है? ये डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, लेकिन किसका सहारा लेता है? आरएनए का। तो ये चीज हम कहां देखने को मिलता है? ये चीज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, जो आरएनए से, किससे? आरएनए से क्या बना रहा था? डीएनए बना रहा था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना रहा था, ऐसा वायरसेस में। चलो, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल कंटेन मल्टीपल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब चाहे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें चाहे यूकैरियोटिक सेल की बात करें, दोनों में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे। ध्यान से सुनना, क्या बोला गया है कि बहुत सारे, मल्टीपल, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक के पास 3 डीएनए पॉलीमरेजेस रहते हैं। कितने? 3। आपको डायरेक्ट सवाल क्या पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज कितने सब यूनिट से मिलकर बना है? ठीक है, यूकैरियोटिक में। अगर आपको बोल दें कि प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज दिखाई देते हैं, आप कितने प्रकार के पढ़ रहे हो? 5? कितने? 3 प्रकार के है ना। एक को बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, दूसरे को बोल रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 2, तीसरे को क्या बोल रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये 1, 2, 3 कैसे नाम दिया? सबसे पहले डिस्कवरी इसकी हुई थी, इस कारण से डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये तीनों डीएनए पॉलीमरेज हैं, तो तीनों क्या एक जैसे काम करेंगे? जैसे बैक्टीरिया में तीनों मिल रहा है और तीनों के तीनों क्या है? डीएनए पॉलीमरेज है। तो नाम के अनुसार से इसको क्या करना चाहिए? डीएनए बनाना चाहिए। तो क्या तीनों एक जैसे काम करते हैं? ध्यान से सुनो, यहां पर ये एक जगह है, इस जगह से मुझे यहां पर जाना है ना, और यहां इसका किलोमीटर है 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर डिस्टेंस में है ये, है ना। अब मेरे पास एक बाइक है, क्या है? बाइक। बाइक को, इसको मुझे ये दूरी पार करना है, मान लो कितने घंटे में? 1 घंटे में। कितने में? 1 घंटे में। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। मैं ये जगह में हूं, यहां से मुझे यहां जाना है, इसकी दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक टाइम दिया गया है कि 1 घंटे में पहुंचना है मुझे 100 किलोमीटर। बाइक से अगर मैं जाता हूं
तो केवल 40 किलोमीटर ही पार कर पाता हूं। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। बाइक से जा रहा हूं तो 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा कि यहां पर 40 किलोमीटर बस पहुंचूंगा। अगर मैं कार से जा रहा हूं तो 60 किलोमीटर पहुंच रहा हूं। कितना? 60 किलोमीटर। फिर भी पहुंच गया क्या यहां पर? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। अब मैं किससे जा रहा हूं भाई? एरोप्लेन से। वाह, एरोप्लेन से। ठीक है, एरोप्लेन से जाने पर क्या मैं इस डिस्टेंस को पार कर पाऊंगा? एरोप्लेन चलता है 100 से 120 किलोमीटर मान लो रफ्तार में 1 घंटे में दूरी तय करता है। तो मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा? पहुंच जाऊंगा ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको इस टाइम को अचीव करना है तो आपको एक फास्ट चीज चाहिए। क्या चाहिए? फास्ट चीज, फास्ट, जो जल्दी से काम कर सके। वही चीज यहां पर है। यहां पर जो 3 एंजाइम है ना, 1, 2 और 3, इस तीनों में से कौन फास्ट है सबसे ज्यादा और कौन सेफ पहुंचा सकता है उसको? मान लो ये सेफ नहीं है, बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो, कार से जला एक्सीडेंट हो गया तो, है ना, खतरा नहीं है क्या? और एरोप्लेन में खतरा है? खतरा है, लेकिन अब ऐसे समझ लो खतरा नहीं है, सेफ हूं, किसी से ठुकेगा तो नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर क्या है, ये स्पीड भी है और सेफ पहुंचा भी रहा है। वैसे ही यहां पर ध्यान से सुनना, इस तीनों एंजाइम में से ये एक लौता एंजाइम है जो फास्ट है। कैसा है? फास्ट और एक्यूरेट। क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है कि सही से न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा है। और मान लो अगर न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ गया इस डीएनए में, ऐसा ये न्यूक्लियोटाइड है तो यहां पर एडेनिन की जगह यहां नीचे में थायमिन होना चाहिए, मान लो साइटोसिन जुड़ गया तो गलती से। एक्यूरेट का मतलब सही सही काम करे। यहां पर अगर ये एंजाइम सही से काम नहीं कर रहा, साइटोसिन जुड़ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। और म्यूटेशन से बहुत फायदा होता है ना? नहीं होता, नुकसान होता है। तो म्यूटेशन के कारण, एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड में चेंज के कारण बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। जैसे कि सिकल सेल पढ़े अपन लोग, पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण था वो, है ना। तो ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज के कारण ना ऐसी बीमारियां हो जाती है। इसी कारण से इन तीनों में से सबसे सेफ और ना फास्ट कौन है देखते हैं। तो सबसे सेफ और फास्ट कौन दिखा? 3। इस कारण से इसका यूज किया जाता है क्या बनाने में? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाने में। ठीक है, तो 3 प्रकार हैं। तो ये तीसरा, ये सबसे मेन एंजाइम है। क्या है? मेन एंजाइम, क्योंकि ये क्या करता है? रेप्लिकेशन को बढ़ाता है, मतलब उसकी न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाता है। देखो ये फास्ट है और एक्यूरेट है। डीएनए पॉलीमरेज 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोनबर्ग एंजाइम, क्योंकि कोनबर्ग ने इसकी डिस्कवरी की थी, इस कारण से नाम दे दिए। इसका काम क्या है? प्रूफ रीडिंग में। इसमें प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब क्या है मालूम? प्रूफ रीडिंग का मतलब नहीं मालूम? प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है गलती चेक करना। जो कोई गलती किया है उसको चेक करो, उसको फिर सुधारो। तो प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब होता है? कोई गलती किया है उसको चेक करेंगे, फिर उसको सुधारेंगे। तो ये क्या करेगा? मान लो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया तो ये क्या करेगा? उसको चेक करेगा, अगर गलत रहा तो उसको निकाल देगा, कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड वहां पर जोड़ देगा। तो गलती को ठीक करता है कौन? ये। तो ये एंजाइम का नाम आप याद रखेंगे। प्राइमर रिमूवल, तो प्राइमर क्या है ये तो मालूम नहीं है आप लोग को भी फिलहाल, लेकिन ये लिख ले रही है। डीएनए का रिपेयर भी करता है, ठीक है। और इसका न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का क्षमता है 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। और ये कितना है? 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। ये किसके लिए है? डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए। नहीं समझ में आया? सिंपल। अब डीएनए पॉलीमरेज 2 का नीचे दब गया है, वो नहीं दिख रहा है। हो गया ना? हाँ चलो भाई, आपको आउटलाइन दिखाता हूं तब समझ में आएगा। देखो सिंपल, डीएनए रेप्लिकेशन में हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट। किसका? एंजाइम्स का। एंजाइम्स
ठीक है। अब देखो यहां पर कितने एंजाइम्स भाग लेते हैं उसको पहले लिस्ट बना लेते हैं। पहला है डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा है हेलिकेज, तीसरा है प्राइमेज, चौथा है टोपोआइसोमरेज। एंजाइम का नाम मस्त है ना। पांचवा है डीएनए लाइगेज। अब देखो हमने यहां पर एंजाइम्स की लिस्ट बना ली। सिंपल सी बात, कितने एंजाइम दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 4.5 कितने? 5 है ना, 5 एंजाइम्स। ध्यान से सुनो, अभी आपने क्या पढ़ा? डीएनए पॉलीमरेज। क्या पढ़ा है? डीएनए पॉलीमरेज। इसके टाइप्स अगर मैं बोलूं तो हम क्या है, 2 प्रकार के सेल्स रहते हैं भाई इस जीवन में, मतलब इस पूरे दुनिया में देखा जाए तो। एक को बोलते हैं अपन क्या? प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो इस 2 प्रकार के सेल है, दोनों में जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है, एक जैसा, या फिर उतनी ही मात्रा में रहता है? इसमें कम रहता है ना, इसमें ज्यादा रहता है। तो एक बात बताओ कि इस डीएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियोटाइड ऐसे जोड़ रहा है, जोड़ता है ना न्यूक्लियोटाइड, वो इसमें ज्यादा फास्ट करेगा कि इस ह्यूमंस में या फिर यूकैरियोटिक सेल में? यूकैरियोटिक सेल में फास्ट करेगा। कैसे बोल रहे हो? ज्यादा है तो फास्ट करेगा। ये बहुत बड़ा रहता है सेल, आदमी बहुत बड़ा है, सेल बड़े बड़े हैं, प्रोकैरियोटिक सेल छोटा है, डीएनए की मात्रा कम है। ये इसको रिप्रोड्यूस करने में कितने साल लगते हैं? बहुत टाइम लगता है ना। अब सेल डिवीजन करने में ये पूरा 1 दिन लग जाता है, 24 घंटा नहीं लगता? सेल साइकिल पढ़े हो ना, 24 घंटा लग जाता है उसमें। इसको अपना सेल डिवाइड करने के लिए कितना लगता है? 20। तो किसमें ज्यादा फास्ट हो रहा है? तो कैसे बोल दे यूकैरियोट करके? यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन फास्ट होगा। कहां पर? प्रोकैरियोट में। मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो कहां पर स्पीड से जोड़ेगा? प्रोकैरियोट में। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो यहां पर क्या रहेगा? स्लो, है ना, यहां पर स्लो। कंपेयर देन प्रोकैरियोटिक स्लो, ये फास्ट। बस अब ध्यान से सुनो, डीएनए पॉलीमरेज के कितने टाइप्स देखे हो आप? 2 टाइप। वेरी गुड, शाबाश। 2 टाइप देखिए है। 3। कितने टाइप? कौन कौन सा? नहीं, डीएनए पॉलीमरेज का टाइप है ना, हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी उसको भूल जा, साइड कर दे उसको, जो अभी पढ़ी है उसको, केवल यहां पर ध्यान दे। डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप है। कितने टाइप? 3 टाइप, जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। तो आपको ये पूछा जाता है इन तीनों एंजाइम में से, इन डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप है, उसमें से कौन सा है जो डीएनए का रेप्लिकेशन कराता है वास्तविक रूप से? कौन कराता है? तीसरा। ये मेन एंजाइम है। क्या है? मेन एंजाइम। इसको मेन एंजाइम क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये इन दोनों एंजाइम की तुलना में फास्ट और क्या है? एक्यूरेट, एक्यूरेसी देता है। ये एक्यूरेट का मतलब गलती ना हो, एक्यूरेसी का मतलब समझ रहे हैं ना, जहां पर गलती की गुंजाइश ना हो। तो इन दोनों के तुलना में ये है, तो इसको हमने टॉपर बना दिया, है ना। इसको क्या बना दिए? टॉपर, टॉप में रख दिए, यही काम करेगा ऐसा। ठीक है, हो गया। अब यहां पर आपने क्या देखा कि इन तीनों का फंक्शन अलग अलग है। इसका काम तो आपको मालूम है, लेकिन इन दोनों का क्या? ये भी कुछ काम करते हैं या फिर नहीं? या फिर ऐसे ही इसको पढ़ना जरूरी है या नहीं? आखिर ये है इस सेल में, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है ना ये, तो ये अगर इस सेल में है तो किस लिए है? फालतू पड़े हुए हैं। अगर सारा काम यही कर लेगा, इसी से करा लो ना सारा काम। इन दोनों को क्यों रखे हो फिर बैक्टीरिया में? बताओ क्यों रखे हो?
क्योंकि वहां पर ये एक्स्ट्रा काम करते हैं। कुछ जैसे मान लो इससे धोखा से कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, तो क्या करेगा, ये आगे आ जाता है। उसके बाद देखता है नहीं नहीं भाई तू गलत जोड़ दिया है ऐसे करके, तो साइड ऐसे काटेगा, उसको तुरंत वहां से हटाएगा और सही न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ेगा। तो प्रूफ रीडिंग करने का काम कौन करता है, ये फर्स्ट। सेकंड वाला क्या करता है, रिपेयर करता है। जैसे डैमेज हुआ कहीं पर, कोई भी बॉन्ड टूटा, चाहे वो कौन सा बॉन्ड हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटा, या फिर मान लो मेन काम तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ही होता है, तो अगर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटा तो ये वहां पर जाके ऐसे रिपेयर करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, रिपेयर करने का काम। तो सबका अलग अलग काम है, ये फालतू नहीं है। ये समझ गए? अब ध्यान से सुनो, H फॉर हेलिकेज, H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना। हेलिकेज एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है उसको तोड़ता है। मतलब अगर आपसे पूछे कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है, इसको ऐसे बीच से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो मान लो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे बीच से ऐसे लगा दिए, ऐसे तोड़ दिए भाई, इसके एक कैंची से, है ना, एक कैंची से बीच से ऐसे तोड़ दिए, तो आपके पास 2 स्ट्रैंड रहेंगे ना। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है, हेलिकेज। तो कैसे याद रहेगा, H से हेलिकेज, H से हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। क्या करता है, ब्रेक, तोड़ता है। क्लियर? सब एंजाइम का अगर आपको काम पता चल जाएगा ना, तो रेप्लिकेशन ना फिर ना आप तुरंत ऐसे पढ़ोगे, पन्ना पलटा दोगे, तुरंत एक पेज में खत्म। ऐसा मेन चीज तो इसी को समझना है। मान लो रेप्लिकेशन बता देता, बीच में नाम आता कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज रहता है, वो इसकी कॉपी करा रहा है ऐसे करके, उसका फंक्शन ही नहीं मालूम, तो फिर कैसे करोगे? या फिर कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है वो, इस कारण से इसको पहले पढ़ना होता है। प्राइमेज, ध्यान से सुनना, प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, प्राइमर बनाता है। क्या बनाता है, प्राइमर। तो ध्यान से सुनना, ये आरएनए प्राइमर बनाता है। क्या बनाता है, आरएनए प्राइमर। मतलब डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ रहा है, आरएनए का। ये प्राइमर क्या है मालूम, एक छोटा सा सीक्वेंस है। जैसे ये डीएनए है ना, अब इसका न्यूक्लियोटाइड बनाना तो सबसे पहले ऐसे छोटा सा आरएनए का सीक्वेंस लाना पड़ेगा। ये आरएनए सीक्वेंस बाद में ऐसे इस हरे रंग के ऐसे न्यूक्लियोटाइड को ऐसे जोड़ते हुए जाता है, लेकिन शुरू में सबसे पहले हमने सहारा किसका लिया, आरएनए का। मतलब इसको कैसे पहचाने कि आरएनए है करके बता सकते हो? कौन सी चीजें रही होंगी इसमें जिसके द्वारा इसको पहचाना गया ये आरएनए? एक तो इसका शुगर, दूसरा चीज इसमें यूरेसिल मिलेगा। क्या मिलेगा, यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए में मिलता है, तो यहां पर वो शुगर मिलेगा। कौन सा शुगर, राइबोस शुगर। कौन सा न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, यूरेसिल, जो कि डीएनए में नहीं मिलता। तो इस कारण से इसकी पहचान की गई कि शुरू में सबसे पहले जब डीएनए से डीएनए बनता है तो आरएनए सबसे पहले आके जुड़ता है। तो छोटा सा सेगमेंट आके जो जुड़ता है आरएनए का, इसी को हम क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमर। समझ गए? क्योंकि बिना आरएनए के वो जो डीएनए पॉलीमरेज है ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसको बुलाने के लिए, एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए OH ग्रुप फ्री होना चाहिए, उसको बुलाने वाला होना चाहिए। तो शुगर के पास 2 OH ग्रुप है, तो जल्दी जल्दी बुलाता है, आजा आजा ऐसे। हाँ, ये इसको काट के अलग करेंगे ना, अभी ये जुड़ा हुआ है, इसको काट के अलग करते हैं बाद में, क्योंकि डीएनए में आरएनए नहीं पाया जाता, तो इसको बाद में काट के अलग करते हैं अपन। अभी फिलहाल ये मान लो कि ये प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है। और आरएनए प्राइमर क्या है, एक छोटा सा सीक्वेंस है, एक छोटा सा सेगमेंट है किसका, आरएनए का, जो कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए शुरुआत करता है, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए शुरुआत कर रहा है ऐसा। ठीक है, मतलब शुरुआत इसी से होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, टोपोआइसोमरेज ये एंजाइम क्या करता है मालूम? अब डीएनए है, जैसे कपड़ा है, कपड़ा को आप ऐसे जब क्या करते हैं, जब कपड़ा धोते तो ऐसे करते हो ना, उसको मोड़ते हो अच्छे से ताकि पूरा पानी नीचे निकल जाए। अब देखो, आप जब ऐसे करते हो उसके बाद जब छोड़ते हो कपड़ा को तो ऑटोमेटिक वो ऐसे रिलीज हो जाता है ना, जैसे पहले था वैसे आ जाता है। तो डीएनए मान लो ऐसे मुड़ा हुआ है पहले से, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में, ऐसा हेलिकल। अब उसको जब आप क्या करोगे, ऐसे बीच से काटते हो, यहां से ऐसे काट रहे हो, तो ये मुड़ा हुआ है पहले से, तो ये स्टैंड ऐसे मुड़ के ऐसे नहीं हो जाएगा अलग,
क्योंकि इसको पहले से ऐसे मोड़ दिए थे आप, डीएनए ऐसे मुड़ा हुआ था, अब इसको ऐसे धागे को ऐसे खींच दिए, जैसे रस्सी वगैरह, देखो बोरा रस्सी सुने हो रे, बोरा रस्सी नहीं सुने हो? जब बोरा रस्सी को ऐसे खींचते हैं, देखे हो ना, ऐसे खींचते हैं, उसको निकालते हैं, उसके बाद ना उसके जो दो अलग अलग ऐसे निकले रहते हैं ना धागे के, वो ऐसे फिर से ऐसे मुड़े हुए ऐसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो पहले से वैसा ही था, उसको जब आप अलग किए तो वो अपनी अवस्था में वापस आना चाहते, इस कारण से ऐसे मुड़ जाता है। तो डीएनए पहले ऐसे मुड़ा हुआ था, ऐसे सीधा नहीं है, वो कैसा है, मुड़ा हुआ है। लेकिन जब इसको ऐसे काटते हैं ना तो ऐसे मुड़ जाता है, ये ऐसे होगा, इधर से ऐसे 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 मुड़ने लगे, इधर ऐसे मुड़ने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज से बचाने के लिए इस एंजाइम का सहारा लेते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, टोपोआइसोमरेज। ये क्या करता है, ये ऐसे जहां पर मुड़ा है ना तो ऐसे जुड़ जाएगा यहां से, और उसको काट कर अलग कर देगा, फिर उसको घुमा के ऐसे जोड़ देता है। पहले क्या करेगा, ऐसे घुमा हुआ है तो पहले उसको काटेगा, फिर ऐसे घुमाएगा। अब देख, ये मान लो इधर ऐसे घुमा हुआ है और आपको इसको लाना है ऐसे सीधा, तो पहले इसको यहां पर कट करेगा, यहां कट किया, इसको पैसे घुमा के ऐसे किया तो यहां पर ऐसे आ गया, तो इधर मुड़ा, यहां पर कट किया, फिर इसको घुमा के इधर, मान लो इधर हो गया तो यहां पर कट करेगा, फिर इसको घुमा के इधर सेट किया, है ना। तो जितनी जगह पर वो ऐसे ना मुड़ा हुआ रहता है वहां पर काट के उसको अलग कर देता है, फिर से जोड़ देता है। तो इसका काम है क्या करना, टेंशन रिलीज करना। टेंशन, टेंशन रिलीज का मतलब ये ऐसे घुमा हुआ है ना, उसको कट के अलग कर देगा, उसके बाद वापस जोड़ देगा, ताकि ये ऐसा घुमा हुआ ना रहे, ऐसे सीधा रहे। ऐसा नहीं समझ में आया? नॉर्मल डीएनए को जब काटते हैं तो ऐसा घूम जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड ऐसे में कैसे बनाओगे, इसलिए उसको काट के ऐसे सीधा करना पड़ता है। तो ये सीधा करने का काम कौन कर रहा है, टोपोआइसोमरेज। तो टेंशन रिलीज करता है। टेंशन रिलीज का मतलब ये जो घुमा हुआ है इसको बोल रहे हैं टेंशन, है ना, अपने आप में बड़ी टेंशन में ऐसा, अब टेंशन रिलीज कर रहा है। डीएनए लाइगेज, लाइगेज एंजाइम को बहुत सुने हैं शायद तक अपन लोग, क्या करता है, इसका काम क्या है, लाइगेज एंजाइम नहीं पढ़े हो? लाइगेज का मतलब ही होता है लाइगेट करना, जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। तो जब आप डीएनए बना रहे हो तो किसको जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे, इससे न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ रहे हैं ना, तो जो न्यूक्लियोटाइड ऐसे आ रहे हैं इसके साथ ऐसे जुड़ने के लिए जो आ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, वो सब एक दूसरे से पहले अलग रहते हैं। तो जो बॉन्ड रहता है ना, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको ऐसे जोड़ने का काम कौन करता है, ये डीएनए लाइगेज, है ना, लाइगेशन में मदद करता है। किसमें, लाइगेशन। इससे क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है बता रहा हूं, कि डीएनए लाइगेज एंजाइम निम्न में से कौन से बॉन्ड को जोड़ता है। तो डीएनए में 3 प्रकार के बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड क्या है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो डीएनए लाइगेज इन तीनों में से कौन से बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है, किसको कर रहा है, फास्फोडाइएस्टर। हाइड्रोजन को नहीं करता, ग्लाइकोसिडिक को नहीं करता, किसको कर रहा है, फास्फोडाइएस्टर। समझ रहे हो? ये ऐसा आपको एंजाइम है, इसको आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। आउटलाइन है, इसको लिखोगे, क्योंकि इसको ना बाद में मैं लिख चुका हूं, इधर है, अगर आप लोग लिखना चाहो तो उसको दिखा सकता हूं डायरेक्ट। इसको रहने तो उसको दिखाऊं, टेंशन रिलीज करके आओ जाओ आप लोग।